नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, लेकिन कानून बनाने और नीतियों पर बहस करने वाले इस सदन में हर दिन शोर शराबा, नारेबाजी और हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार कहती है कि विपक्ष मुद्दों को केवल राजनीतिक रंग दे रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय टाल रही है। कभी विमंदित गृह में मौत का मुद्दा, कभी चकबंदी नोटिफिकेशन में देरी, कभी कानून व्यवस्था और खाद की किल्लत। सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन शोरगुल में जवाब अक्सर दब जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर विधानसभा में हो रहे हंगामे का जिम्मेदार आखिर कौन है। इन तमाम सारे मुद्दों पर तफसील से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, क्यों आखिर कांग्रेस आपकी एक सुनने को राजी नहीं है? क्यों बार बार राजस्थान सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं? सबसे पहले इस जवाब के साथ आगे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी सुमित जी। ठीक है, तमाम सारी तकनीकी कारण की वजह से शायद सुमित जी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी मौजूद है। राजेश जी, एक बार फिर से पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरा पहला सवाल सुना, बस समझना ये चाह रहा हूँ कि आखिर सुनने को राजी क्यों नहीं है सरकार? जो अपना जवाब देना चाहती है, आपके सवालों पर प्रतिक्रिया देना चाहती है, उसको सुनने के लिए आखिर कांग्रेस या आपके नेतृत्व में तमाम सारे नेता क्यों राजी नहीं है? जी देखिए सौरभ जी, आप भी देख रहे हो, पूरा राजस्थान देख रहा है इस तरह की कार्रवाई को, विधानसभा की को, कि जो हम सवाल का जवाब मांगते हैं वो सवालों का जवाब ये दे ही नहीं पाते, इसलिए हंगामा की स्थिति बनती है। इस सत्ता में आने से पहले कभी कहते थे नहीं सहेगा राजस्थान, अब आप देखिए क्या नहीं सहेगा राजस्थान। रोडों की स्थिति देख लीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, भूमाफिया किस तरह से हावी है आप देखिए, बजरी माफिया किस तरह से हावी है, महंगाई किस तरह से हावी है। अब इनके सवालों के जवाब, कई स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही है, कई जर्जर मकान गिर रहे हैं। अब देखिए किस तरह से ये राजस्थान के हालात बने हुए हैं। इनके सवाल देने के बजाय सवाल का जवाब नहीं देते और अदर विषयों पर बात करते हैं। तो अगर हंगामा की स्थिति बन रही तो इसमें पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष को विपक्ष को संतुष्ट करने का और जनता के सवालों का जवाब देने का पूरा हक है और उनको जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं देंगे तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा, अगर सवाल पूछने को हंगामा लगता है तो आप देखिए क्या स्थिति है। लेकिन राजेश जी, सवाल पूछने से कोई कोताही नहीं है। आप चाहें तो पूछ सकते हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, तमाम सारे काल होते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि गैर सदनीय मर्यादा या फिर उस तरीके की भाषा का उपयोग करना, नारेबाजी करना, उस तरह की एक तरीके से कृत करना, क्या आपको ये सही लगता है? क्योंकि तमाम सारी जो नारेबाजी है वो आपको नहीं लगता है कि सदन का एक तरीके से समय जो वेस्ट होता है? देखिए सौरभ जी, नारेबाजी करना ये जरूरी है, जब भी सरकार जागेगी, क्योंकि सरकार जागी नहीं रही। आप खुद देख रहे हो जयपुर की स्थिति क्या है, क्या रोडों की स्थिति है। आप पूरे जयपुर में कहीं चले जाइए, इनसे कोई स्थिति नहीं सुधर रही, कोई रोडों की रिपेयरिंग नहीं हो रही। आप देखिए किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, किस तरह से लूट, मर्डर, बलात्कार, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सरकार उन पर बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसी भी तरह के कई मुद्दे हों, उन पर हर तरह से विफल हो चुकी है सरकार। इस सरकार को जगाने के लिए ये एक तरीका है और उस तरीके को फिर भी ये नहीं मान रही है। खुद कृषि मंत्री जी जगह जगह छापे पड़ रहे हैं। आप किसानों को नकली खाद मिल रहा है, नकली बीज मिल रहा है, खुद मंत्री जी मान रहे हैं। आज कृषि मंत्री जी खुद बोल चुके इस बात को लेकर के कि भाई हमें विपक्ष की जरूरत है। मतलब इसका मतलब सरकार उनका साथ नहीं दे रही, खुद कृषि मंत्री जी विपक्ष का साथ मांग रहे हैं। भाई लेकिन विपक्ष तो साथ ही कटारा जी, आप करिए आप। जी जी कटारा जी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने तो आज ही कहा कि हमें विपक्ष का साथ चाहिए। हाँ, यही तो करें, विपक्ष का साथ चाहिए। विपक्ष तो साथ देने के लिए तैयार है, साथ क्यों चाहिए? क्या सरकार आपका साथ नहीं दे रही? आपके पास में सारी मशीनरी है, सारी चीजें। आप छापा मारने गए तो विपक्ष को थोड़ी पूछा आपने, आप सारा काम करे। आप विपक्ष का साथ किस लिए चाहिए आपको? क्या विपक्ष चुप रहे? क्या विपक्ष सरकार आपसे सवाल ना पूछे? आप बताइए, हम तो सवाल पूछेंगे। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई नकली खाद में, तो कितने लोग जेल में गए और जांच कहां तक हुई? क्या ये सवाल पूछना उचित नहीं है विपक्ष का? जी, हमारे साथ सुमित श्रीमाल जी मौजूद है, भाजपा प्रवक्ता। पहला शुरुआत आपसे ही की गई थी सुमित जी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से आप शायद सवाल नहीं सुन पाए थे। मैं सवाल एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि आखिर क्यों लगातार सत्र के इतने दिन बीत चुके हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामेदार है, क्यों आखिर आप ये सहमति नहीं बना पा रहे, या कांग्रेस या विपक्षी नेताओं में ये विश्वास नहीं दिला पा रहे कि सरकार वाकई में काम कर रही है, सरकार राजस्थान के लिए काम कर रही है? जी सुमित जी। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि विधानसभा सत्र जो ये
निश्चित ही 16वां सत्र और 16वीं विधानसभा में चौथा सत्र जो ये हुआ है, इसमें हमने जो 4 विधेयक रखे, वो सभी पुनर्स्थापित जिस प्रकार से चाहे कोचिंग सेंटर नियंत्रण अधिनियम की बात करें, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम की बात करें, कारखाना संशोधन विधेयक की बात करें, राजस्थान माल सेवा कर अधिनियम की बात करें और जैसा आज आपने देखा धर्मांतरण पर हम निश्चित रूप से जिस प्रकार से कानून लाने जा रहे हैं और जिस प्रकार से जबरन धर्मांतरण पर जिस प्रकार से रोक लगेगी और आप देखिए कि जो आज जो बिल पास भी हो गया, अवैध मछली जिस प्रकार से शिकार करते थे उसका जो हर्जाना होता था या जो वो भुगतान भरता था, वो व्यक्ति सिर्फ जुर्माने के रूप में 500 रुपए या 1000 रुपए दे करके वो वापस उस अपराध में लिप्त हो जाता था। लेकिन इसको आज हमने बढ़ा करके जिस प्रकार से 25,000 किया है, 50,000 किया है, तो निश्चित रूप से जनता के हित के लिए ही है और जो व्यक्ति अपराध में के जगत में जो उसको और बढ़ावा मिल रहा था, वो निश्चित रूप से उसको रोकने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन कांग्रेस के इतिहास की हम बात करें तो लगातार ये लोग अनुशासनहीनता लगातार करते आए हैं और अनुशासनहीनता इनका इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि पूर्व विधानसभा अगर ये जो आप पूछ रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार कौन है, कि जिस प्रकार से आज विधानसभा में हंगामा हो रहा है विधानसभा में, वो हंगामे का निश्चित रूप से अगर जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका जो जिस प्रकार से फेल्यूर जो दिख रहा है इनका, आप देखिए कि इनके जो 4 नेता जब सत्ता में थे तब भी एक नहीं थे और आज जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि गमछे वाले नेता जिनको कहते हैं, जिस प्रकार से उनको एक अंदर की ठीस है, वो कहते हैं ना कि खुद के मन की बात मतलब जुबान पे लाना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं सकते क्योंकि एक ऊपर से प्रेशर है, ऐसा मान के चलिए। आप देखिए कि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और इधर सचिन पायलट, इधर अशोक गहलोत जी, चारों गुट जो जब सत्ता पक्ष में थे तब भी ये बिल्कुल खींचतान में लगे हुए थे, कुर्सी बचाने में लगे हुए थे, लेकिन आज विपक्ष की भूमिका अदा करने में पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। भजनलाल सरकार जो कि डबल इंजन की सरकार के साथ में लगातार हम राजस्थान की जनता के हित के लिए लगातार प्रयासरत हैं और लगातार इसके कार्य भी कर रहे हैं। चाहे आते ही चाहे हम ईआरसीपी की बात हो या अभी जो कानूनों की बात हो या फिर जी बिल्कुल सुमित जी, तमाम सारे बिलों और जो भी सरकार काम कर रही है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर आप माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि आखिर हंगामा हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने लगातार कांग्रेस पे तो तमाम सारे आरोप लगा दिए, लेकिन एक बात तो सत्य है, कांग्रेस का अपना तर्क है। कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी, जब सरकार जनता के पक्ष में काम नहीं करेगी और विपक्ष को एक तरीके से साइडलाइन के काम करेगी, ना उनसे पूछेगी, किसी कार्रवाई से पहले ना उनका सुझाव लेगी, तो हंगामा करना तो लाजमी है। कांग्रेस का ये तर्क है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कि जिस प्रकार से हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी देवनानी जी ने इनको पूर्व में जैसे कार्यालय में बुलाते हैं कि सत्र चलने से पहले किस प्रकार से हम शांति के रूप में और शांति वार्ता के रूप में हम किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं जो कि जनता के हित के लिए होगी। लेकिन इन लोगों का ये उद्देश्य है कि किस प्रकार से भजनलाल सरकार लगातार जनहित के लिए जो कार्य कर रही है तो वो इनको पच नहीं रही। अब जनता को क्योंकि विपक्ष की भूमिका अदा कर भी नहीं पा रहे और भजनलाल सरकार लगातार जनहित के लिए कार्य कर रही है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हो चुकी है। तो इनको लग रहा है कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा तो विधानसभा में हंगामा करिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि हंगामे की स्थिति इन्होंने अपने इतिहास से ही सीखी है। जैसा कि पूर्व में सीपी जोशी जी के समय जब इनके स्पीकर थे, उसी समय इन्होंने इतने जबरदस्त हंगामे हुए थे, इन्हीं के कुछ विधायकों ने इस्तीफे दिए थे और लगातार सीट बचाने की बात मैंने आपको जो बताई, ये लगातार ही इस व्यवस्था से सीखते आए हैं। लेकिन मैं बार बार कहना चाहूंगा कि हम हमारे लक्ष्य से अडिग हैं और लक्ष्य जो जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि मछली की आंख दिख रही है और उसको भेदना ही है, वैसे भजनलाल जी का लक्ष्य राजस्थान की जनता के लिए पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और राजस्थान की जनता सुख शांति अमन चैन के साथ यहाँ रह सके। जैसा ये बोल रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि ये भूल जाते हैं कि 18 से 23 में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 बन गया था। जिस प्रकार से ये रोजगार की बात कर रहे हैं, पेपर लीक में नंबर 1 बन गया था, 19 बार लगातार पेपर लीक हुए थे। लेकिन भजनलाल जी की सरकार के आते ही जिस प्रकार से एसआईटी गठित की गई और उसके बाद आज तक इतिहास में एक भी पिछले 2 वर्ष के लगभग होने वाले हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये इतिहास रचने का लेकिन सर 2021 में जो पेपर लीक हुआ था उसके फैसले को लेकर अभी स्थिति सामान्य नहीं लग रही है। अभी विचार लाते ही नहीं है ऐसा। जी जी
मैं कह रहा हूँ सुमित जी कि अभी जो फैसला हुआ है उसको लेके स्थिति सामान्य नहीं लग रही, क्योंकि अभी भी जो छात्र उनको अभी भी देखा जाए तो निर्णय का इंतजार है। हालांकि मैं इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं राजेश जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सत्ता ने आपको मौका नहीं दिया, विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी विधानसभा शुरू होने से पहले, आप जब पहुंच ही नहीं रहे, आप अपने आप को पेश ही नहीं कर रहे सरकार के सामने, तो आपकी आवाज़ क्यों सुनी जाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है जो सुमित जी ने भी आपके सामने पेश किया कि मौका दिया जा रहा है लेकिन हंगामा विपक्ष द्वारा चुना गया है जानबूझ के, वो चाहती ही नहीं बात करना। जी बताएं सुमित जी, माफ कीजिएगा राजेश जी। देखिए सौरभ जी, बीजेपी का कोई विजन नहीं है, सिर्फ एक ही विजन है, ऊपर से एक नीचे तक, सिर्फ कांग्रेस की बुराई करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। अभी सुमित जी बोल रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस में आपस में पहचान चाल चल रही है, डोटासरा जी क्या कह रहे हैं, टीकाराम जूली जी क्या कह रहे हैं, विधानसभा में इस चीज से क्या लेना देना है, कौन क्या कह रहा है? आपको विकास के काम गिनाइए ना, आप क्या विकास किया है आपने, कितने लोगों को रोजगार दे दिया, लॉ एंड ऑर्डर की क्या धज्जियां उड़ रही है? सुमित जी मैं बोल रहा हूँ, सुमित जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, सुमित जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, आप सौरभ जी इनको चुप कराइए, नहीं बिल्कुल ये बीच में ना बोले, शांति से बात सुने। मैंने आपकी बात शांति से सुनी, आप शांति से बात सुनिए, इसलिए हंगामा होता है विधानसभा में। आप लोगों में सुनने का मादा नहीं है, आप लोगों में विकास की कोई गति नहीं है, आप लोगों का कोई विकास का विजन नहीं है, आप सिर्फ बीच में बोल करके और गुमराह करना चाहते हो। आपको हमने सुना, आप जवाब दीजिए, हम बोल रहे हैं उसके बाद आप आराम से जवाब दीजिए आपकी बात का। आप बीच में कहाँ घुस रहे हो, बीच में क्यों आप उछल रहे हो जबरदस्ती तरीके से? आप सुनना ही चाहते आप किसी चीज को, आपका टाइम मिलेगा। सौरभ जी आप देखिए, आप डिबेट कराना चाहते हो नहीं कराना चाहते हो, आप बताइए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरह से ये हंगामा कराना चाहते हो, इसी तरह से विधानसभा के अंदर होता है, इसी तरह जनता की आवाज और विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। जी आपसे थोड़ा सा हम सुन लेते हैं, वापस हम आपके पास लौटेंगे, आपको भी जवाब बिल्कुल। जब ये बोलते हैं हम लोग चुप रहते हैं, कुछ भी बोले, ये कुछ भी काला पीला बोलते हैं, हम सारी चीज सुनते हैं इनकी, परंतु जवाब सुनने का मादा रखिए। इनकी सरकार जवाब सुनना ही नहीं चाहती, इनकी सरकार अलग अलग की बात करना चाहती है, और वो नीचे से ऊपर तक इनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि जनता कोई बात सुन ना पाए, उसको हंगामे में तब्दील कर दिया जाए। ठीक है, बोलिए ये बताइए क्या कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह के कानून ला रहे हैं? आज जनता रोडों पे मारी जा रही है, रोज दुर्घटना हो रही है। आप देखिए इतना बढ़िया अभी नगर निगम में चुनाव हुआ है, वो कितने नंबर पर बीजेपी आई है, इतना बढ़िया काम ये कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि बीजेपी कौन से नंबर पे आई है? अभी एक चुनाव हुआ है जयपुर के अंदर। बातें करने से कुछ नहीं होता, जनता के बीच में पेश होना पड़ेगा। आप विपक्ष में रह करके क्या क्या मुद्दे उठाते थे आप? डीजल पेट्रोल हरियाणा के बराबर हो जाएगा, आपने मुद्दे उठाए थे इस तरह के। नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आप अभी अब देखिए, आप एसआई भर्ती परीक्षा भी आप क्या कहते थे, हम आते ही रद्द कर देंगे, आपने अब सरकार ने गवर्नमेंट उसको रद्द कर दिया, कोर्ट ने वापस फिर आज उस पर रोक होगा। आप जिस तरह से युवाओं को बरगला रहे हो, युवाओं की जिस तरह से आप भ्रांतियां फैला रखी है आपने राजस्थान के अंदर, 10 साल तक आपकी चल गई खूब, अब जनता सारी चीज समझ चुकी है, आप जनता को फेस करने लायक ही नहीं बचे हो। आप चीजों को समझिए। आज जो विपक्ष बोल रहा है उसकी आपको सुननी पड़ेगी, विपक्ष को आप इस तरह से नहीं दबा सकते। आप विपक्ष भी जनता की आवाज होता है। सौरभ जी, आप पहले कहते थे नहीं सहेगा राजस्थान, क्या क्या नारे देते थे, आज क्या नहीं सहेगा? आज देखिए बजरी माफिया किस तरह से हावी है, आज नकली खाद बीज किसानों को मिल रहा है। आप बताइए उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई और क्या क्या कार्रवाई हुई उस पर? सौरभ जी इसका जवाब दीजिए आप। आज कृषि मंत्री जी के पास सहारा लेना पड़ रहा है, सुमित जी के पास सुमित जी, राजेश जी ने जो कुछ बोला आपने स्पष्ट रूप से सुना। मेरा भी एक छोटा सा सवाल है कि मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि गैर सदनीय मुद्दे हैं, प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा है, भूमि और कृषि का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार को किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए या सुमित श्रीमाल जी को खुद किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जबरदस्ती का माहौल बना रही है या फिर सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रही है? जो भी मुद्दे हैं वो तार्किक मुद्दे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया पहले समझ लेते हैं। जी देखिए सौरभ जी, जैसे कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको कि इनसे आपने अभी प्रश्न किया भाई समस्या क्या है, तो समस्या इन्होंने एक भी नहीं गिराई। अभी आपने जो बात बताई लॉ एंड ऑर्डर की, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप इतिहास हर चीज के रिकॉर्ड अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी तो बिल्कुल परिणाम पे आ पाएंगे। 2018 से 23 में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी थी, क्योंकि ये सिर्फ सीट बचाने में लगे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा 2023 के दिसंबर के बाद और अगस्त के 2025 तक अगर आप उठाएंगे तो अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां पूर्व की भांति कई स्तर तक हमारे सुधार आया है। आप महिला अत्याचार की बात करेंगे तो यहाँ पर उसकी स्थिति में काफी सुधार आया है।
और मैं कहना चाहूंगा कि बजट की बात करें या कई क्षेत्रों की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, बिजली के क्षेत्र की बात करें, मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से राजस्थान सूखे प्रदेश की एक छवि पूरे देश में बन चुकी थी, उसको खत्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आते ही जिस प्रकार से यमुना जल समझौते की बात करी, मैंने बताया कि यहाँ बिजली इनके भूल गए कि पूर्वी अपने राज्यों पड़ोसी राज्यों से जिस प्रकार से कितने गुना महंगी बिजली खरीदते थे, लेकिन इन्होंने कभी आत्मनिर्भर बनने की बात नहीं की। लेकिन आज जिस प्रकार से बड़े गड्ढे करके गए हैं, उन गड्ढों को भरने में निश्चित ही थोड़ा सा समय लगा, लेकिन परिणाम सुखद आ रहे हैं। और लेकिन अब ये जो सुखद परिणाम आ रहे हैं, चाहे वो आप रोजगार की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, हमने जैसे वादे किए थे जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, वो संकल्प हम पूरा कर रहे हैं और वो इनको पच नहीं रहा। और निश्चित रूप से हर चीज को शांति प्रकार से आप चलो ये मेरे को बताइए सौरभ जी कि जिस प्रकार से वहां जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, क्या कोई चीज का परिणाम लाने के लिए हंगामे से कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता। अनुशासनहीनता करने से क्या उसमें परिणाम आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ये राजेश जी की गलती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है अनुशासनहीनता करना, ऐसे गलत माहौल बनाना। लेकिन अब जनता सब जान चुकी है और निश्चित रूप से इनको पहचान भी चुकी है, जिसका परिणाम जनता लगातार वोट के माध्यम से दे भी रही है। मैंने बताया कि 2023 में कहते थे कि हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे, हमने युवाओं के लिए कार्य करेंगे, तमाम चीजें कई प्रकार के कई बोर्ड बना दिए फर्जी तरीके से, और इन्होंने झूठा बरगलाने का प्रयास पूरी जनता को किया। लेकिन ठीक है, वो कितना बरगला रहे आइए राजेश जी से समझ लेते हैं। राजेश जी, आप तो सुन ही रहे होंगे सुमित जी ने क्या कुछ बोला है। स्पष्ट रूप से अगर सुमित जी से सवाल किया जाएगा या भाजपा से सवाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल के तमाम सारे मुद्दे उठाकर पेश कर देते हैं सामने और बताते हैं कि आपने जो काम किया था अपने कार्यकाल में उससे तो बेहतर कर रहे हैं हम लोग। उनका स्पष्ट रूप से एक ही रुख है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि अगर आंकड़े ये बता रहे हैं, अगर आप उससे आंकड़ों से सहमत है और आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल से ज्यादा बेहतर कार्य श्रेणी यहाँ हो रही है, तो इस पर किस आधार पर आप सवाल उठा रहे हैं, ये मेरा सवाल है राजेश जी। देखिए सौरभ जी, बताना चाहता हूँ आपको, ये सरकार क्या तुलना करने के लिए सरकार बनी है? आज पिछले कार्य से क्या तुलना करेगी? आप बताइए। आप कांग्रेस ने क्या क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने कितने हॉस्पिटल दे दिया? आप बताइए। राजस्थान के अंदर इन्होंने कितने हॉस्पिटल बना दिए? कांग्रेस ने कितने पशु औषधालय बनाए? इतने कितने औषधालय बना दिए? कांग्रेस ने कितने स्कूल खोले? इन्होंने कितने स्कूल बंद कर दिए? पूरे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर कितने बंद कर दिए? ये कांग्रेस की तुलना के लिए सरकार नहीं बनी है। आप तुलना मत करिए। कौन से आंकड़े कम हो गए? कौन सी लॉ एंड ऑर्डर बचा रखा है आपका? बताइए। सरकार कौन मंत्री ऐसा जो जवाब देता है यार संसद में इस तरह की बातों का? इसकी ये बातें ही नहीं करते। कितनी बार आप लोगों ने रोड का मुद्दा उठाया है? कितनी बार आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है? खुद बताइए कि बेरोजगारी तो हमने ये किया। कितनी बार आपने बिजली का मुद्दा उठाया? कितनी बार पानी का मुद्दा उठाया? आप इस तरह के मुद्दे उठाते ही नहीं हो। आप जो मुद्दे उठाते हो वो अलग, जिनसे कोई जनता को लेना देना नहीं है, वो उन मुद्दों को बात करते हो। आज जीवंत मुद्दे, आज देखिए अतिवृष्टि हो रही है, किसान परेशान है, उसकी कब गिरदावरी होगी? उसका आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। उस पर जवाब दीजिए आप। पानी की स्थिति क्या है? पानी जगह जगह भरा पड़ा है, गाँव में रास्ते नहीं है, जगह जगह डूब रही है। भरतपुर में ही देख लीजिए, आप सांगानेर में देख लीजिए, रोज लूटपाट हो रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, उनके गृह जिले में देख लीजिए आप, भरतपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। आप सब जगह जाके देखिए। आप तुलना कांग्रेस से मत करिए। कांग्रेस से क्या तुलना करते हो? आप सत्ता में हो, क्या सत्ता में आए ये कह के आए थे कि हम तुलना करेंगे? तुलना आज आपकी सरकार है, आज आपसे हम जवाब मांगते हैं। राजेश जी, आप कांग्रेस से बिल्कुल, लेकिन मेरा एक छोटा सवाल आपसे भी है कि जो भाजपा द्वारा लगातार सदन में मुद्दा उठाए जा रहे हैं और खासकर जो बिल लाए जा रहे हैं, भले वो कोचिंग सेंटर को लेकर हो गया, धर्मांतरण को लेकर हो गया, तो इस पर आपकी सहमति है? क्या ये सरकार सही रुख में चल रही है? ये समझना चाह रहा हूँ एक बार। देखिए, जिस तरह के बिल ला रहे हैं, ये प्राइवेटेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें प्राइवेट भी आ रहे हैं और गवर्नमेंट कोचिंग्स भी आ रहे हैं। उसमें मिल बैठकर चर्चा करने की जरूरत है। उसमें कोई अभी स्थिति क्लियर नहीं है। उस पर इन्होंने पहले जुर्माने की राशि थी, उस जुर्माने की राशि भी कम कर दी है कोचिंग पे इन्होंने। तो ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, प्राइवेटेशन को ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने आत्महत्या जो बच्चे कर रहे हैं उस पर कोई इनकी जानकारी नहीं दी कि आत्महत्या कैसे रोकी जाएगी। बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं आप देखिए, उस पर इन्होंने कोई, उस बिल में कोई जानकारी नहीं है। ये जो बिल ला रहे हैं उससे कोई जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई एजुकेशन को कोई ज्यादा बूम मिलने वाला नहीं है। रोजगार की कोई इन्होंने बात नहीं करी कि इस तरह की इस डिग्री को जो लेगा उसको रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। आप कोचिंग में पैसा बर्बाद हो रहा है बच्चों का और रोजगार की कोई बात ही नहीं है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं।
तो ये सारी बात करनी पड़ेगी इनको। ये बिल लाने से कुछ नहीं होगा। बिल तो कितने ही लिया ही आप, बिल तो पहले जीएसटी का लाया, अब इन्होंने वापस कम करना पड़ा। 10 साल जनता का खून चूस लिया। क्या वो गलत तरीके से लागू किया था आपने जीएसटी, जो 10 साल बाद में आपको कम करना पड़ा? उस समय अगर विचार करके करते तो बेचारा आम आदमी, गरीब, बेरोजगार ये मारा नहीं जाता। आज जीएसटी की वजह से आपने व्यापारी की कमर तोड़ दी, आम आदमी की कमर तोड़ दी। आपने दही, मक्खन, दूध, पनीर जैसी चीजों पे भी जीएसटी लगा दिया। आज गरीब आदमी कहाँ जाएगा बेचारा? आप सरकारी सुविधा सारी खत्म करते जा रहे हो। जिन मुद्दों को, जिन बिलों को आप सियासी क्रांति बता रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी विचारधारा की तरफ से, उससे कांग्रेस स्पष्ट रूप से आपके आर्थिक मुनाफा के तौर पे पेश कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? इसके बाद इस पूरी चर्चा की समाप्ति करेंगे क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। जी सुमित जी, आखिरी जवाब आपका। इन्होंने कहा था कि भाई क्या किया राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 20 महीने में। सबसे पहले तो मैं वो गिना देता हूं उनको कि सबसे पहले तो आते ही जिस प्रकार से यमुना जल समझौता किया, उपचुनाव के परिणाम भी जनता ने दिए। ईआरसीपी की जिस प्रकार से हम ईआरसीपी को लेकर के आए, पेपर लीक की रोकथाम के लिए हमने एसआईटी गठित की और लगातार जितने लोगों की ऐतिहासिक जो गिरफ्तारियां हुई और उसके परिणाम जनता के सामने आए। हमने कहा था कि सिलेंडर महिलाओं को हम सस्ता देंगे 450 रुपए में, जो हमने गरीब महिलाओं को, गरीब परिवारों को सिलेंडर दिया। राइजिंग राजस्थान सूर्यघर योजना, किसान सम्मान निधि, वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज में छूट देने की बात, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीबीआई को अनुमति की बाध्यता खत्म की। ये भ्रष्टाचार की बात कर रही है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, जो कि इनके, अगर मैं घोटाले गिनाने लगूंगा, कॉमनवेल्थ घोटाला, अगस्त घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बेफोर्स घोटाला। समझाइए, उसमें सब फैसला आ चुका है। अरे भैया कहाँ की बात कर रहे हो आप? उसमें फैसला आ चुका है, आपको पता ही नहीं। तैयारी करके आए करिए, आप तैयारी करके आए करिए। ये कॉमनवेल्थ घोटाले में कौन अंदर गया? कहाँ की बात कर रहे हो आप? किसकी बात कर रहे हो आप? निश्चित ही। अरे सौरभ जी, इनको समझाइए, तैयारी करके आए, हंसी के पात्र ना बने। डिबेट चल रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अब सौरभ जी आपके सामने स्पष्ट आ गया कि जैसे ही मैंने इनकी बात बोली, अब ये बीच में बोलने लगे, क्योंकि अब इनके अंदर सुनने का बात क्या है? आप क्या बोल रहे हो? आपको पता ही नहीं, आप तैयारी करके नहीं आते हो किसी चीज की। सुमित जी, आपको पता ही नहीं कॉमनवेल्थ घोटाले में क्या क्या हुआ, उसका फैसला आ चुका। आप 2G स्टील घोटाले में फैसला आ चुका, कोलगेट घोटाले में फैसला आ चुका। आपको पता ही नहीं अभी तक इन चीजों को। आप कहाँ से उठा के ला रहे हो इन चीजों को? कौन हो चुके हैं और ठीक है सुमित जी, विपक्ष में भी फेल। सुमित जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। मैं समझ सकता हूं कि आपको बहुत कुछ बोलना होगा, तमाम सारे मुद्दे होंगे, तमाम सारे सवाल होंगे, तमाम सारे जवाब होंगे जो आपको देने होंगे, लेकिन मैं भी माफ़ी चाहता हूं, समय के अभाव के चलते मुझे ये बहस आपको बीच में रोकना पड़ेगा। लेकिन मैं तमाम आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक दूसरे की बात काफ़ी ज़्यादा संक्षिप्त और अच्छे आधार पर सुनी है। आपने वो मादा रखा कि एक दूसरे को सुना जाए, तो तमाम सारी जो चीज़ें थी, जो सवाल थे, वो पूछे जाने चाहिए थे और आपके ज़रिए जनता और दर्शकों तक भी वो सवाल के जवाब स्पष्ट रूप से पहुंचे होंगे। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान विधानसभा पे तो पैनी नज़र बनाए हुए हैं और तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि है, तमाम सारे जो नेता है, उनसे भी बात करने का लगातार प्रयास कर रहा है। आप तक सटीक, स्पष्ट और वैचारिक दृष्टि से आप तक खबर पहुँचने की पूरा प्रयास चल रहा है। बस आपको करना ये है, पंजाब केसरी राजस्थान देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि हम हर एक कमेंट अच्छे स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। तो पंजाब केसरी राजस्थान देखते रहिए। एक बार फिर से नमस्कार।